अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम 15 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं? एग्रीकल्चर, पॉलिटी, स्पेस और कुछ अदर्स टॉपिक्स होंगे जो कि सिविल सर्विसेज एज वेल अदर एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के बारे में। तो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहली स्टेटमेंट क्या है? यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958 following the launch of first artificial satellite Sputnik 1 in 1957 and second statement is India wasn't one of the 18 founding members। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि एक्चुअली जो आउटर स्पेस है वहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारा जो डेब्रिस है, स्पेस डेब्रिस है, वो इकट्ठा होने लगा है क्योंकि ऑलमोस्ट 15,000 से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे भेजी गई हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, डेब्रिस इकट्ठा हो गया। तो ये एक न्यू टाइप का जो पोल्यूशन है, स्पेस पोल्यूशन आप बोल सकते हो उसको, तो वो सामने आया है। तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो कौन सी लॉन्च की गई थी? स्पुतनिक 1 जो थी वो लॉन्च की गई थी। और ये कब लॉन्च की गई थी? आपकी 1957 में लॉन्च की गई थी। तो इसके जस्ट बाद आपको जो है एक कमेटी मिलती है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाई जाती है ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो ये स्टैब्लिश की जाती है आपकी 1958 में। तो ये एक शुरू में तो इनिशियली क्या होती है, एक टेम्परेरी बॉडी होती है, लेकिन बाद में इसको 1959 में, एक साल बाद जस्ट, इसको क्या कर दिया जाता है, परमानेंट बॉडी बना दिया जाता है। तो इंडिया जो था इसका फाउंडिंग मेंबर था। 18 मेंबर थे जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर थे, उसमें से इंडिया जो था वो इसका क्या था, फाउंडिंग मेंबर था। तो जो डॉक्टर विक्रम के साराभाई हैं, वो जो कि जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है जिनको, उन्होंने यूनाइटेड नेशन 1968 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको सर्व कर चुके थे। तो अब यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दी हैं, इसमें से जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। वो जो यूनाइटेड नेशन कमेटी है वो एस्टैब्लिश हुई थी आपकी 1958 में, और स्पुतनिक 1 थी वो 1958-7 में जो थी लॉन्च की गई थी और फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया वाज नॉट वन ऑफ द 18 फाउंडिंग मेंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंडिया जो था फाउंडिंग मेंबर था। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट आएगी वो कौन सी है? 1 ओनली। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है? विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये प्रीलिम्स 2020 में आया था। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी रिसेंटली जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसका जो सेल हो रही है वो उसमें जो डिक्लाइन हुआ है। तो इसके वेरियस रीजंस हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गई, तो ये तो उसका जो डिक्लाइन हुआ है, तो ये कब हुआ है? अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक फाइनेंशियल ईयर 2025 जो है उसमें इसको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कितने परसेंट डिक्लाइन देखने को मिला है? 25.4%। तो अभी जो NPKS जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, तो इसमें ये जो फर्टिलाइजर्स है ये जो है अभी इनकी सेल जो है वो सर्ज की है, मतलब उनकी सेल जो है इंक्रीज हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो प्लांट होता है उसको कितने जो इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो कितने उसको चाहिए होते हैं? 60 न्यूट्रिएंट जो है वो वाइटल मान जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट मान जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ होते हैं मैक्रो और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो कि लार्ज अमाउंट पे यूज़ किए जाते हैं, मैक्रो अमाउंट पे, ठीक। तो ये माइक्रो कौन से हो गए? जो स्मॉल अमाउंट पे यूज़ किए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉर एग्जांपल NPK, सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आप कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और जो बाकी जो बच गए तो वो सारे आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो अभी जैसे कि जो कि न्यूट्रिएंट्स हमें एयर और वाटर से मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो हमें बाय एयर मिल जाती है, और हाइड्रोजन जो हमें बाय वाटर जो है वो मिल जाता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे जो बताया गया, तो जैसे मैंने बताया आपको कि कौन से होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में जो है रिक्वायर किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन सबसे पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गया, नाइट्रोजन, जो कि लीफ और स्टेम की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल की जो प्रोडक्शन है उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो फास्फोरस है वो प्रमोट करता है आपकी रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पोटेशियम जो है आपकी वाटर अपटेक, डिजीज रेजिस्टेंस और ओवरऑल हेल्थ जो प्लांट की है उसको रेगुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई प्लांट है, अगर आप उसको चाहते हो कि उस जैसे आपने लगाई कोई फसल लगाई, उसमें आपको चाहिए कि आपकी जो सीड की फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह, उसका जो फ्लावर है वो अच्छी तरह जो है वो डेवलप हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फास्फोरस डालोगे। तो अगर आप चाहते हो कि उसको कोई बीमारी ना लगे, डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो आप क्या करोगे? उसमें पोटेशियम डालोगे। तो नाइट्रोजन जो है आपका लीफ और स्टेम ग्रोथ के लिए आप नाइट्रोजन यूज़ करते हो। तो आपके जो सेकेंडरी इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं इनको, NPK को। तो ये जनरली डाले जो इसकी वैल्यू है जो कि डाली जानी चाहिए वो कौन सी है? 4:2:1 में डालनी चाहिए। जो NPK की रेशो है वो किस रेशो में डालना चाहिए? उसको 4:2:1 में।
लेकिन इंडिया में इसका एक्सेसिव यूज़ होता है तीनों न्यूट्रिएंट्स का, तो इसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे जो सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप जानते हो कैल्शियम जो है सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है और जो रूट और शूट की ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करता है। तो मैग्नीशियम जैसे कि आपको पता है कि क्लोरोफिल का एक मेन कंपोनेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस में जो है ये इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है ये मैग्नीशियम है। तो सल्फर जो है आपका प्रोटीन बनाने में और एंजाइम को एक्टिवेट करने में काम आता है सल्फर। तो नेक्स्ट हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें आयरन, जो कि एंजाइम जैसे उसका भी एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करने का काम आता है, एंजाइम्स को क्लोरोफिल बनाने के काम आता है। मैंगनीज जो कि फोटोसिंथेसिस में जो है असिस्ट करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन को पचाने में। जिंक जो है हार्मोन प्रोडक्शन और एंजाइम एक्टिव करने के काम आता है। कॉपर भी आपका एंजाइम एक्टिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए काम आता है। तो आयरन हो गया, जिंक और कॉपर, इनका जो तीनों का काम क्या है, एंजाइम को एक्टिवेट करना। जो भी एंजाइम है उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना। तो ये किसका काम है, आयरन, जिंक और कॉपर का। तो नेक्स्ट हमारा आता है बोरोन, जो कि प्रोवाइड करता है सेल वॉल स्ट्रेंथ। तो सेल वॉल कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है और ये वाला बोरोन भी जो है स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है उसको भी उसके लिए भी क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मॉलिब्डेनियम जो आता है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और नाइट्रेट्स एसिमिलेशन में जो है इसको हेल्प करता है। तो क्लोरीन जो कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन और जो आयोनिक बैलेंस है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके थे 16 जो न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप फर्दर इसको डिवाइड किया गया, जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने बताया NPK और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप इसको ट्रिक में रख सकते हो। NPK तो आपको याद रहेगा, उसके अलावा जो IUM वाले हैं ये दो और सल्फर एक अलग से, तो ये याद कर लो। बाकी जो बच गए वो आपके 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इसके बाद जो है जहाँ पे बताया गया नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो कि जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, जिसमें आपको 46% जो है नाइट्रोजन मिलती है। अमोनियम सल्फेट हो गया जिसमें 21% नाइट्रोजन और 24% जो है सल्फर होती है उसमें। और फिर उसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें 26% जो है नाइट्रोजन होती है। तो ये जितनी भी फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो ये इन सभी में आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी। तो नाइट्रोजन जैसे कि मैंने ऊपर उसको यूज आपको बताए थे। तो ये इसेंशियल आपके प्लांट ग्रोथ के लिए, प्रोटीन की फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए और रैपिड डेवलपमेंट जितनी भी होगी उसके लिए जो है नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर जो है वो डाली जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जो कि रूट डेवलपमेंट जैसे ऊपर पढ़ा था हमने, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन के लिए हम क्या डालते हैं, फॉस्फेट डालते हैं। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर वो कौन कौन होती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें आपको कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपको डायमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 46% जो है वो क्या है, फास्फोरस है और 18% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज प्लांट ग्रोथ को एनहेंस करता है, बढ़ाता है उसको। तो इसके बाद आती है कि पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। तो पोटेशिक फर्टिलाइजर जो कि जैसे मैंने बताया था वाटर रेगुलेशन के काम, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जो है पोटेशिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। तो जो MOP है उसमें 60% पोटेशियम होती है, तो ये कॉमनली यूज़ की जाती है इंडिया में। और इसके बाद जो सल्फेट ऑफ पोटैश है उसमें 50% पोटेशियम और 18% जो है सल्फर पाई जाती है। तो इसके बाद और ये रिकमेंड की जाती है आपकी, जैसे क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप्स जैसे होती है टोबैको, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो उसमें डाली जाती है आपकी पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। तो नेक्स्ट हमारी आती है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जैसे इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेटिव मल्टीपल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो जहाँ पे एक जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको, उनकी रेशो और जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे NPK, सल्फर, तो उनको जो है उनको क्या किया जाता है, उनको उनका एक फार्मूलेशन की जाती है कि किस रेशो में जाना है उन्हें फॉर बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए। तो उसकी जो रेशो बनाई जाती है, तो अलग अलग रेशो बनाई जाती है उसकी NPK की। तो ये आपके आते हैं कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में। तो इंडिया ऑलमोस्ट 20% जो यूरिया है उसको इंपोर्ट करता है बाहर से। 50 to 60% जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट जो कि बाहर से आता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसकी सेल जो है वो डिक्रीज हुई है। तो 100% ऑफ म्यूरेट ऑफ रेशियो MOP है, जैसे मैंने बताया था। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये इंपोर्ट की जाती है आपके चाइना से, रशिया से, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, ईरान, इजिप्ट, इन देशों से जो है इसको क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट और पोटैश। तो अब रशिया और यूक्रेन जो वार की वजह से क्या हो रहा था, बेलारूस भी जो है थोड़ा सा इंडल्ज है उसमें, तो उसकी वजह से क्या है, ये डायमोनियम फॉस्फेट की जो सेल है वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये था हमारे कुछ टॉपिक, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये 2020 का जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था वो है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्राइवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये एडमिनिस्टर की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। ये अमोनिया जो है ये यूरिया से हमें मिलता है। तो
ये जो प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है। सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो इसका क्या आंसर है आपका बी, 2 and 3 ओनली। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड एरिया इन एग्रीकल्चर। तो नीम कोटेड एरिया जो है उसका यूज क्यों किया जाता है, उसको प्रमोट क्यों किया जाता है। अब यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या बोला है, रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ए ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीडीसाइड एंड ए फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप्स। तो ये जो नीम कोटेड यूरिया होता है, जो यूरिया होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है, तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीचिंग ग्राउंड में जा सकता है ये। तो इसलिए इस पर क्या किया जाता है, नीम की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल ट्रू है, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो ये आपका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल लीव पिटीशन। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल लीव पिटीशन की। तो स्पेशल लीव पिटीशन की रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है आपको, तो एसएलपी इज ए स्पेशल लीव पिटीशन इज ए डिस्क्रिशनरी अपील मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउइंग द सुप्रीम कोर्ट टू हेयर अपील अगेंस्ट जजमेंट, डेक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज एप्लीकेबल फॉर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो देखो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कौन सी। तो ये स्पेशल लीव पिटीशन न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस हैं वो रिसेंटली जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बर्डन इंक्रीज होते जा रहा है। तो उसके लिए जो स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर जो केस आते हैं उनको जो है वो सोच समझ के चूज़ किया जा रहा है। तो इसी के रिलेटेड स्पेशल लीव पिटीशन होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो स्पेशल लीव पिटीशन आपको अंडर आर्टिकल 136 के अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 136, उसके अंदर आपको स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो मिल जाएगा। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपने क्या किया, लोअर हायर कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, तो आपने क्या किया, उधर अपील अप्लाई किया, अपील के लिए अप्लाई किया कि मैंने अपील करनी है किस में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आपको लगता है कि आपके केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है, लॉ की जो इंटरप्रिटेशन की गई है, आपको लगता है उसमें एरर हुआ है, वो अच्छी तरह इंटरप्रेट नहीं की गई है क्योंकि उसका जो मीनिंग था वो कुछ और था, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंडल्ज करना इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में कि मेरे को क्या करो, मेरे को क्या करो कि आप हाई कोर्ट को बोलोगे कि मेरे को सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दो अपील करने का सुप्रीम कोर्ट में, तो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अपील कर सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट क्या करती है, आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं करती। तो सर्टिफिकेट जब वो इशू नहीं करेगी तो अब आपके पास क्या है, राइट है कि आप क्या कर सकते हो, राइट नहीं है एक्चुअली, ये डिस्क्रिशनरी होती है पावर सुप्रीम कोर्ट की। अब क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन के लिए फाइल कर सकते हो आप। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस स्पेशल लीव पिटीशन को अगर आपको लीव दे देती है, ये अगर लीव प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आपकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनी जा सकती है और उसके बाद आपके जो ऑर्डर्स होंगे उसको फिर से वेरीफाई किया जाएगा और आपको जो है जजमेंट दी जाएगी। तो ये था। लेकिन अगर आप सोचो, मान लो आप लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अंदर केस किया और आप चाहते हो कि आप हाई कोर्ट को बीच में से स्किप करना चाहते हो क्योंकि आपको अर्जेंट नीड है ना, एक्सेप्शनल केस है कोई कि आपको अर्जेंट नीड है कि आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि उससे क्या होगा, डिले हो सकता है आपके जस्टिस में। तो आप क्या चाहते हो कि आपका डेथ जो है आपको सुप्रीम कोर्ट सुने, तो उसके लिए भी आप 136 के अंदर जा सकते हो, आर्टिकल 136 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ऐसे तो आप आर्टिकल 131 के पास सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल 131 के अंदर, लेकिन अगर आपका कोई एक्सेप्शनल केस है जैसे आर्टिकल 132, 133, 134 सिविल क्रिमिनल केसेस, तो अगर क्वेश्चन राइज होता है तो आप 132, 133, 134 के पास पहले आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपील करना चाहते हो तो आप किसके थ्रू जा सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन। लेकिन उसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो लीव जो है वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये जो स्पेशल लीव पिटीशन आपके सिविल केसेस एज वेल क्रिमिनल केसेस के लिए भी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है ये आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। तो इसकी जो स्पेशल लीव पिटीशन की जो टाइम लिमिट है वो कितनी है, अगर आपको हाई कोर्ट की जजमेंट आती है तो हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद जस्ट 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, अपनी स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल करनी होगी। तो अगर हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करता अपील के लिए तो आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज़ जो आपको स्पेशल लीव पिटीशन जो है फाइल करनी होगी। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया कि जिसको समझ नहीं आया वो आप एक बार फिर से जो है इस वीडियो को रिपीटली देख सकता है। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट को।
और स्पेशल पिटीशन इज ए डिस्क्रिशनरी अपील मैकेनिज्म। तो मैंने जैसे बताया ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस अपील को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अलाउइंग द सुप्रीम कोर्ट टू हेयर अपील अगेंस्ट जजमेंट डेक्रीज और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड राइट आंसर इज ए वन ओनली। नेक्स्ट हमारा आता है रिसेंटली द 22nd दिव्य कला मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो जो दिव्य कला मेला है वो आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। तो ये कितने नंबर का वो था? ये 22nd। तो दिव्य कला मेला मतलब ये जो प्रोग्राम है ये आपका लॉन्च किया गया है जो पर्सन डिसेबिलिटी से जो है बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है ये दिव्य कला मेला का जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो 11 डे इवेंट है ये। तो इसमें प्रमोट किया जाएगा आपका वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा, जो हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होंगे, उनको जो है प्रमोट किया जाएगा इस मेले के थ्रू। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट डिवोटीज ऑफ ड्यूरिंग महाकुंभ मेला 2025। तो कौन सा जो चैटबॉट है वो लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर के थ्रू? तो ये चैटबॉट जो लॉन्च किया गया वो कौन सा? कुंभ सहायक। तो बी इज द राइट आंसर। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी जो है वो किस दिन मनाया जाता है आपका? वो मनाया जाता है 12 दिसंबर को। तो एक्चुअली न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि जो कंट्री वार में इंडल्ज नहीं होना चाहती, ठीक है, वार से बचना चाहती है, जैसे आपका स्विट्जरलैंड है, वो दोनों वर्ल्ड वार से जो था उसने अपने आप को न्यूट्रल रखा। जैसे इंडिया है, इंडिया की जो पॉलिसी है नॉन अलाइन मूवमेंट, तो वो ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो ये कुछ है आपके तो ये इसके लिए जो है न्यूट्रलिटी के लिए अभी इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? युवा सहकार स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली जो है युवा सहकार स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आपको बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये जो स्कीम है, जो यूथ एंटरप्रेन्योर हैं जो कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं 3 महीने से लगातार, तो उनके लिए ये स्कीम है। तो ये आपकी स्कीम जो है वो लॉन्च की इम्प्लीमेंट की गई है। किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी? ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो जितने भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको जो है सपोर्ट करेगी ये वाली स्कीम। तो इसके अंदर क्या है, जो कोऑपरेटिव्स 3 महीने से ऑपरेशन में हैं और उनको प्रोवाइड किया जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किए जाएंगे और 2% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू। तो जो ये लोन है इसको कंबाइन किया जाएगा, अदर गवर्नमेंट सब्सिडी से भी कंबाइन किया जा सकता है, उसके अंदर आपको सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड हो सकती है। तो ये जो स्कीम है ये एडिशनल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गई, जहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, जैसे वुमेन SC ST कैंडिडेट्स हो गए, तो उनके लिए जो है एडिशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के थ्रू। तो ये स्कीम जो है आपकी किस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि सपोर्ट करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और स्पेशली किसको? जो यंग एंटरप्रेन्योर होंगे उनको जो है सपोर्ट करेगी ये स्कीम। तो युवा सहकार स्कीम, तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू। तो आज के लिए बस इतने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।